नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र जो फोर्थ पेपर आपका है वो आपका क्रियात्मक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान में हम आपको एक दो वीडियो आपको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं उसमें, जिसमें कि आपका क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा क्या होती है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप जाके प्ले लिस्ट में आप जाके उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान में हम आज देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है वो हमें किस लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका क्या क्या महत्व है, कहाँ कहाँ उसका महत्व है, इसको हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका महत्व क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो महत्व है वह महत्व शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, निर्देशक एवं परामर्शदाता ये सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि अगर शिक्षक जो है, छात्र अगर है, या फिर प्रधानाचार्य है, या प्रशासक जो है, या कोई निर्देशक कोई निर्देश देने वाला है, या कोई परामर्शदाता किसी को परामर्श अगर वो दे रहा है, तो इन सभी के लिए क्रियात्मक अनुसंधान सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो ये सभी अभ्यासकर्ता में वही आ जाएंगे, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक आदि, ये सभी लोग इसमें आ जाएंगे। तो अभ्यासकर्ता जितने लोग अभ्यास करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का, तो उनके माध्यम से, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से जो भी अभ्यास करता है वो सभी लोग विद्यालय में जो शैक्षिक गुणवत्ता कि जो विद्यालय में वो कार्य करते हैं, या उस समस्या विद्यालय में अगर मान लीजिए कक्षा कक्ष में अगर वो पढ़ा रहे हैं, कोई समस्या अगर वो आ जाती है तो उसको वो वहीं पे किस तरह से उसका महत्वपूर्ण उनके लिए उसको महत्व को समझते हैं और तत्कालिक वहीं पे उसका समाधान करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता का उन्नयन कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों और अपने छात्रों के व्यवहार में आवश्यक संशोधन कर उसमें सुधार कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि कक्षा कक्ष में अगर मान लीजिए कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है और अचानक अगर किसी छात्र की कोई समस्या अगर आ जाती है, तो शिक्षक के सामने अगर कोई भी समस्या आती है तो वह शिक्षक, वह जो अध्यापक है, वह अध्यापक करेगा क्या कि उन बच्चे की जो भी समस्या होगा उस समस्या का समाधान कराएगा और उसके बच्चे में जो कुछ भी कमियां होंगी उनको संशोधित करेगा, उनको अच्छा बनाने का प्रयास करेगा या उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। और वहीं पे तत्कालिक अगर उसके समस्या का समाधान अगर वो कर देता है, उसमें सुधार ला देता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व कहते हैं। अतः इसमें जो प्रशासक है और इसमें जो पर्यवेक्षक है, इसमें भी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अपने जो कार्य होते हैं उनके जो कर्तव्य होते हैं उनमें भी सुधार लाया जा सकता है। जैसे कोई भी अगर कर्मचारी है या कोई वहाँ का प्रशासक है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है, उसमें जो कुछ भी वो भी क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से उसकी तत्कालिक समस्या को भी हम आराम से उनके कार्यों को, उनके जो कर्तव्य होते हैं उसमें भी हम क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से ही उनमें सुधार ला सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है, जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान की जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को हम 3-4 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे और ये आपको नोट्स आपको देने का हम प्रयास करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान को आपको पेपर में अगर लिखना होगा तो आप किस तरह से अपनी कापियों को आप अच्छे से सजा करके अच्छे से उसको आप पूर्ण कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने आप भर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि शिक्षक के लिए अति उपयोगी। जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का जो महत्व है, ये एक शिक्षक के लिए, एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। कैसे होता है तो समझिए कि शिक्षक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही उपयोगी होता है कि एक अगर शिक्षक कोई भी कार्य अगर कर रहा है, उसके सामने अगर तत्कालिक कोई समस्या आ जाती है तो वह शिक्षक उस समस्या को तत्कालिक अगर समाधान उसका अगर कर लेता है, उसके उपयोग अगर उसका उपयोग कर लेता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से जो उनके सैद्धांतिक, जो उनका सिद्धांत होगा, जो उनका नियम होगा, जो उनके कर्तव्य होंगे एवं व्यवहारिक, उसकी व्यवहारिक
समस्याओं का समाधान शिक्षक कर लेता है। कहने का मतलब कि जो क्रियात्मक अनुसंधान या जो शिक्षक होता है, इस क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से उनमें जो भी सैद्धांतिक, उस शिक्षक की जो भी सैद्धांतिक जो भी उनका नियम होगा, जो भी कर्तव्य होगा, उसमें व्यवहारिक समस्या का समाधान उसको व्यवहार के रूप में ला करके उसके समस्या का समाधान कर लेगा। एकदम आसान से आसान तरीके में, जटिल बनाने का प्रयास नहीं करेगा, एकदम आसान से आसान तरीके में जो भी उनकी समस्या होगी उसको वो आसानी से उसको सॉल्व कर देगा। तो इसे ही समाधान शिक्षक कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान शिक्षक, जो हमारा अनुसंधान है वह शिक्षक, अभिभावक, छात्र, अब इससे पहले हम बताए कि उनके प्रधानाचार्य जैसे हो गए, उसके क्या नाम है, प्रशासक हो गए, या निर्देश या परामर्शदाता जो निर्देश देने वाला होता है, या परामर्शदाता कोई परामर्श अगर दे रहा है जैसे गाइडेंस एंड काउंसलर उसको हम कह सकते हैं। ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या को आसान बनाते हैं, किसी न किसी समस्या को वहीं अपने नियम, अपने सैद्धांतिक, अपने व्यवहार को माध्यम से सरल व्यवहार में उसको समझाने का या उसके समस्या के समाधान करने का प्रयास करते हैं। इससे ही हम शिक्षक के लिए अति उपयोगी हमारा ये महत्व है। तो आगे देखिए वहां वही चीज लिखा हुआ है कि शिक्षक, अभिभावक, छात्र तथा जो भी प्रशासक वहां कार्य कर रहे हैं, प्रशासकों एवं स्वयं के ज्ञान, उनका जो खुद का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान तथा दूसरे के ज्ञान की समस्या, किसी दूसरे का जो ज्ञान है उसमें अगर कोई भी अगर समस्या है उसके ज्ञान में, जैसे मान लीजिए कि बालक है, जो छात्र है वहां पे जो पढ़ रहा है, तो अगर शिक्षक अगर पढ़ा रहा है और अचानक किसी बच्चे में किसी की डाउट आ गया, कोई डाउट उसका बच्चे का आ गया, कोई समस्या उसका आ गया, तो वह शिक्षक के सामने, अपने अध्यापक के सामने अपनी समस्या को रखेगा। और जब रखेगा तो उसका जो ज्ञान होगा, छात्र का ज्ञान, और जो इसमें से शिक्षक हुए, अभिभावक हुए, उनके जो ज्ञान होंगे, तो उसके ज्ञान को वह स्वयं के ज्ञान के साथ दूसरे के ज्ञान की समस्याओं का समाधान करने के लिए अति उपयोगी है। कि उस बच्चे की जो भी समस्या होगी उसका वह शिक्षक, वह अध्यापक वहीं उसका समाधान करेगा, उसका समाधान करने का प्रयास करेगा, तत्कालिक समाधान करने का प्रयास करेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षक के लिए अति उपयोगी है। इसका सबसे पहला महत्व हमारा था, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि स्थानिक एवं तत्कालिक समस्याओं का तत्काल समाधान। कि तत्कालिक समस्या, कक्ष में अगर क्लासेस चल रही है, या आप मान लीजिए कि अचानक अगर आप रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी ऐसी तत्कालिक समस्या, मान लीजिए विद्यालय की समस्या है, उसमें शिक्षकों के वेतन की समस्या है, या शिक्षक के किसी कारण, किसी शिक्षक के मान लीजिए तनावग्रस्त अगर शिक्षक है, तो उनके जो ऊपर जो प्रशासक होंगे या उनके जो ऊपर जो अधिकारी होंगे या उनमें जो शिक्षक होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, उन शिक्षकों का भी वो समाधान करेंगे। या एक शिक्षक अपने बच्चों का समाधान करता है, तो वही चीज़ है कि वहीं स्थान, जिस स्थान पे आप हैं, अगर वहीं पे कोई भी अगर समस्या आ जाता है और तत्कालिक समस्या अगर आ जाता है, तो उन समस्याओं का तत्काल समाधान करना। ऐसा न करना कि पता चले कि रोड पे एक्सीडेंट अभी हुआ और पता चले कि आप वहां से चले गए कि हम अपना काम करके, ड्यूटी जॉब करके आएंगे, तब इस बच्चे को उठा के लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, उसको भर्ती कराएंगे। ऐसा नहीं, उसका तत्काल वहीं जितना उपचार हो सकता है आप करिए और उससे बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के जाइए। तो ये आपका क्या हुआ कि तत्कालिक समाधान। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि यह स्थानीय तथा तत्कालिक समस्याओं का समाधान तुरंत समाधान कर शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में सहायता करता है। कि जो आपका तत्काल वहां का जो वातावरण है, जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस वातावरण में आप हैं, उस वातावरण, उस परिस्थिति के अनुसार आपको वहीं तत्काल जितना भी आप समाधान कर सकते हैं उसको आप तत्कालिक समाधान वहां पे आप करिए। ये आपका रहा दूसरा महत्व। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंस है एक्शन रिसर्च का, क्रियात्मक अनुसंधान का, वो तीसरा क्या है कि घटना स्थल पर ही अध्ययन। कि आपका जिस स्थान पे आप हैं, जिस घटनाक्रम पे आप हैं, उसी स्थल पे अगर आपकी कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसका आप तत्काल वहीं अध्ययन करिए। ऐसा नहीं करिए कि उसका अध्ययन आप बाद में करिए, आप वहीं पे अध्ययन उसका करिए। देखिए दिया हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान में कृषि प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का इसका तात्पर्य आप समझिए क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई भी अनुसंधान करता है या क्रियात्मक अनुसंधान अगर आप है, तो उस अनुसंधान में किसी भी प्रयोगशाला या आदि की आवश्यकता नहीं होती है। उस क्रियाकलाप को, उसके अनुसंधान को, उसके खोज को आप वहीं तत्काल उसी वातावरण में आप खोज करिए, उसी पे आप तुरंत घटनास्थल पर ही आप उसके व्यवहार को या उसके चीज़ों को आप खोजिए। ऐसा इसमें प्रयोगशाला और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि आप ले जा करके लेबोरेटरी मेथड से उसको आप वहाँ पे जा करके आप उसका तत्कालिक कर रहे हैं,
प्रयोगशाला में ले जाकर के उसकी समस्या का आप समाधान करिए, आप उसके लैब में पहले देखिए। नहीं, आपको जितना संभव हो सके उसकी समस्या का आप तत्काल वहीं पे, उसी घटनाक्रम पे, जो जहां पे आप हैं वहीं पे उसका आप अध्ययन करिए, उसको आप जानने का प्रयास करिए। और इसमें क्रियात्मक अनुसंधान घटनास्थल पर ही अध्ययन कर लेता है। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में संपन्न होता है। जैसे हम अभी आपको बताए कि कक्ष में एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो अगर उसका कोई भी क्वेश्चन, अगर वो बच्चे का अगर डाउट है, तो ऐसा मत करिए कि आप उनको बाद में 2-4 महीने बाद उसको बताइए। नहीं, आप प्रयास करिए कि तत्कालिक उस बच्चे का आप समाधान कर दीजिए। उस बच्चे में जो भी समस्या आ रही हो, वो बच्चा जो कुछ भी उसका समस्या हो, उसका आप तत्काल वहीं पे, उसी घटनाक्रम पे आप उसका समाधान करने का प्रयास करिए। तो यही आपका, अच्छा, जब वहीं पे आप अगर उसका समाधान कर देंगे तो वो आपका क्या हुआ, वो वास्तविक परिस्थिति, आप जिस स्थल पे हैं, जिस घटना स्थल पे हैं, वहीं अगर उसका अगर समाधान आप करते हैं तो वो वास्तविक स्थिति में आपके रहते हुए आपके समस्या, मतलब उस बच्चे की समस्या का समाधान अगर हो गया, तो ये आपका वास्तविक, जो आपका वहीं पे परिस्थिति जो भी आपकी उसकी रही होगी, जिस भी परिस्थिति में आप रहे होंगे, उसी को हम वास्तविक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसे ही हम कहते हैं कि घटनास्थल पर ही अध्ययन। चौथा पॉइंट आप देखिए क्या है कि लचीली अनुसंधान पद्धति। जो क्रियात्मक अनुसंधान होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जटिल हो जाए। किसी की समस्या पता चले कि अगर हो तो उसकी समस्या को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वो बच्चा अपनी समाधान, मतलब सॉल्यूशन के लिए आपसे आया था, और पता चले कि आप उसकी समस्या और बढ़ाते हुए चले जाइए। सरल से सरल शब्दों में आप उसको समझाने का प्रयास करिए, उसी का अध्ययन आप करिए, और सरल से सरल माध्यम में उसके समस्या का समाधान आप कर दीजिए कि वो बच्चा या जहाँ पे आप घटनाक्रम पे हो तो उसका आसानी से निदान हो सके, उसका उपचार हो सके। ऐसा न करिए कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दीजिए। तो लचीली अनुसंधान पद्धति कह क्या रहा है कि परंपरागत, जो हमारा परंपरागत जो पूर्व, मतलब पहले जो होता था, जैसे किसी भी खोज अगर किया जाता था तो उसका अनुसंधान की अपेक्षा, जो परंपरागत पहले जो होता था उसकी अपेक्षा यह पद्धति, जो हमारे क्रियात्मक अनुसंधान की जो पद्धति है, वह अत्यंत लचीली होती है। एकदम आसानी से अब लोग व्यवहारिक माध्यम से या एकदम आसान सरल से सरल माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें समस्याओं का अध्ययन स्थानीय परिवेश के अनुरूप बदलाव आसानी से किया जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब समझिए कि जो भी उस बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का स्थानीय, मतलब उसका अध्ययन उसी स्थान, उसी परिवेश, उसी वातावरण के अनुरूप बदलाव आसानी से किया जा सके। पता चले कि जिस वातावरण में वो हो उसका आप और ज़्यादा उसको आप कंफ्यूज कर दीजिए या और जटिल से जटिल भाषा में उसको समझाने का प्रयास करिए। तो इससे होगा क्या कि वो बच्चा अपनी समस्या के समाधान के लिए आया था, लेकिन उसकी और समस्याएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी को एक्सीडेंट हुआ तो आप उसको तत्काल वहाँ पे जितनी आप समस्या आप करना चाहते हैं, किसी का, मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि घटनास्थल, इसमें आप खोज कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको व्यवहारिक भाषा में, सरल से सरल भाषा में उसको आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं। उसकी समस्या को आप आसान से आसान भाषा में उसके व्यवहार में आप लाने का प्रयास कर सकते हैं। उसको मतलब कि किसी भी तरह से उसको जटिल नहीं मुझे बनाना है, उसको आसान करके, उसको खोज करके अपने तर्क के माध्यम से उसको आसान बनाना है मुझे, न कि वो जटिल बनने पाए। तो हम समझ रहे हैं कि इनके ये 4 महत्व थे, इनके ये 4 इंपॉर्टेंस थे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, कि इनके प्रकार कितने होते हैं या इनके टाइप्स कितने होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान जो है उस क्रियात्मक अनुसंधान के कितने टाइप्स होते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान को हम 3 प्रकार से, मतलब इसको वर्गीकरण किया गया है इसका 3 प्रकार से। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है क्रियात्मक अनुसंधान का। तो सबसे पहला ही देखिए क्या है कि लक्ष्य के आधार पर, कि कोई भी अगर आपके पास अगर कोई भी समस्या अगर आ जाती है तो उसका कोई ना कोई एक लक्ष्य होगा, या उसके हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसके समाधान तक पहुंचने के लिए हम एक कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारण करेंगे। तो उसके माध्यम से हम लक्ष्य के आधार पर हम उसके प्रकार को बांटेंगे। पहला। दूसरा क्या है कि समस्या के स्वरूप के आधार पर, कि जो उसका समस्या होगा उसका क्या स्वरूप हो सकता है, इसके आधार पर हम उसको बांटेंगे कि किस किस समस्याओं से हम गुजर सकते हैं या हमारे सामने वो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उस समस्या के आधार पर इसको हम बांटेंगे। फिर तीसरा क्या है कि विशेषज्ञ की भूमिका के आधार पर, कि वह जो व्यक्ति है उस समस्या का समाधान, उसकी कितनी विशेषज्ञता है, या वह कितना विशेषज्ञ है, या उस समस्या को समाधान खोजने में या उस समस्या का समाधान करने में वह कितना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या उसको व्यवहारिक भाषा में या उसको आसान भाषा में वह कितना ले जा सकता है।
कितनी आसान से आसान भाषा में उसको समझा सकता है, तो उसकी विशेषज्ञ की भूमिका के आधार पर कि वह कितना विशेषज्ञ व्यक्ति है। इसमें हम लोग पहला देखेंगे कि लक्ष्य के आधार पर हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार वह क्या क्या है। तो सबसे पहला ही देखिए क्या है कि क्रियात्मक मतलब लक्ष्य के आधार पर, तो लक्ष्य के आधार पर भी हम दो भागों में इसको बांटते हैं। पहला क्या है, सामान्य नियम की खोज में, कि जब व्यक्ति सामान्य नियम की जब खोज करता है तो उसमें हमारा क्रियात्मक अनुसंधान या उसमें हमारा लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करता है या उसमें हमारा क्या लक्ष्य होता है। तो सामान्य नियमों के अध्ययन में सिद्धांतों तथा कार्य प्रणालियों के विकास में योगदान मिलता है, कि जो भी व्यक्ति कोई भी अगर सामान्य नियम की अगर वो खोज कर रहा है या उस समस्या का समाधान करने में किसी भी नियम का अगर वो प्रयोग वो कर रहा है, तो उसमें उसका अध्ययन और उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनके कार्य करने की जो प्रणाली होती है, उस प्रणाली में उसका जो विकास होता है वह योगदान मिलता है। उसका योगदान उसमें खुद का मिलता है कि वह किस प्रणाली से, किस सिद्धांत से वह कार्य कर रहा है, और उसमें और उसकी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उसकी जो अचानक वहाँ की जो तत्कालिक जो घटनाएं होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक प्राकृतिक जो हमारी वहाँ पे जो घटना हुई है, उसके बारे में सामान्यीकरण में सहायता मिलती है कि वह सामान्य रूप से आसान तरीके से उस समस्या के लक्ष्य तक वो कैसे पहुंच सके, उस समस्या का समाधान वो कैसे कर सके, उसमें एक सामान्यीकरण करने में उसकी सहायता मिलती है। अगला देखिए क्या है दूसरा पॉइंट इसमें भी, कि किसी विशिष्ट स्थिति का निदान करने में, विशिष्ट स्थिति का मतलब ये हो जाता है कि इसके अंतर्गत जो उसका जो तात्कालिक जो भी समस्या होगी उन समस्याओं का वो हल कैसे करता है। तो इसमें वही कह रहा है कि किसी विशिष्ट, उसकी अगर विशिष्ट जो स्थिति है, उस स्थिति का, विशिष्ट स्थिति का मतलब कि तत्काल में वहीं पर अगर कोई घटना हो गई या कोई समस्या आपके सामने अगर आ गई है, तो उसको आप क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से, अपने खोज, अपने तर्क के माध्यम से आप उसको किस तरह से उस तत्कालिक समस्या से आप कैसे रूबरू हो सकते हैं या कैसे उस घटना से आप निकल सकते हैं, आप सामान्यीकरण कैसे, आप सामान्य रूप से उससे अलग हो सकते हैं, उस समस्या को आप कैसे समाधान कर सकते हैं। यही है कि इसके अंतर्गत जो तत्कालिक आपकी जो भी समस्या होगी, उस समस्या का अगर आप हल कर देते हैं या उसका हल किया जा सकता है, तो ये आपका रहा लक्ष्य के आधार पर। अगला हम लोग देखेंगे कि समस्या के स्वरूप के आधार पे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विशेषज्ञ की भूमिका के आधार पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समस्या के स्वरूप के आधार पे क्या है। इसका एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समस्या के स्वरूप के आधार पे क्या है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, कि जो समस्या के स्वरूप के आधार पे, कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रकार है उसमें दूसरा प्रकार हमारा कौन सा है, समस्या के स्वरूप के आधार पे। समस्या के स्वरूप के आधार पर भी इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग देखिए क्या है कि अनुभव, जो इंपीरिकल जो इनका है, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि परिस्थितियों में वांछित परिवर्तन लाने हेतु, जो भी परिस्थिति आपके सामने है, जो भी समस्या आपके सामने है, उसमें आप क्या परिवर्तन ला सकते हैं, उन परिवर्तन लाने हेतु आप उनकी नीतियों के प्रभाव का आप अध्ययन किया जाता है। कह क्या रहा है कि जो कुछ भी आपके सामने परिस्थिति है, जो कुछ भी आपके सामने जो समस्या है, उस समस्या से आप कैसे निकल सकते हैं या उस समस्या में आप कैसे उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसको उसमें परिवर्तन लाने हेतु, उसके परिवर्तन लाने में आपकी नीतियों के प्रभाव का, उसमें आप जो भी नीति का आप उपयोग करेंगे उस नीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अगर अनुभवी अगर व्यक्ति होगा तो उसमें अपने अनुभव का, आप अपने नियम का जो भी वो पालन करेगा या जो भी अपने नियम का वो प्रयोग करेगा, जो भी वो सैद्धांतिक चीज़ों का वो प्रयोग करेगा, उसमें उसका खुद का अनुभव उसमें जुड़ा हुआ हो रहेगा और उनमें उनका जो प्रभाव जो निकल करके आएगा उस प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो अगर एक अनुभवी व्यक्ति होगा या उसके सामने वो पहले एक बार अगर समस्या आई होगी, तो वह अनुभवी व्यक्ति उस समस्या का आसानी से समाधान कर सकता है। तो यह आपका रहा अनुभवी। दूसरा देखिए क्या है, नैदानिक, डायग्नोस्टिक। क्या कह रहा है कि नैदानिक में क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है कि इसमें किसी भी स्थिति की कमियों के कारणों का पहचान किया जाता है, कि जो भी आपके सामने जो भी स्थिति होगी, आपके सामने जो भी परिस्थिति, जो भी समस्या आपके सामने होगी, उस समस्या, उस परिस्थिति में आपके जो भी कोई न कोई कमी जरूर होगी और उस कमियों का सिर्फ पता लिया जाता है, उनके पहचान कराया जाता है उस कमियों का। इसी को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक या नैदानिक। जैसे आप अगर बीमार हैं
तो आपको किस चीज़ की बीमारी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपको डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्नोस करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका नैदानिक तरीके से आपको वो उपचार नहीं करता है। पहले आपको भेजेगा लैब में, या फिर आपको भेज करके आपके पहले किसी भी चीज़ की जो भी आपके अंदर कमी होगी या जो भी आपका अगर समस्या होगा उसका आप वो सिर्फ डायग्नोस कराता है, सिर्फ चेक कराता है। उसके बाद जो आपका जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट के आधार से आपका उपचार करता है। तो यही आपका रहा डायग्नोस्टिक, या फिर इसी को हम नैदानिक कहते हैं, कि इसमें जो भी आपके सामने जो स्थिति जो परिस्थिति होगी उस परिस्थितियों की कमियों का सिर्फ पता लगाने का काम करता है। तो ये भी आपका समस्या के स्वरूप का आधार पर ही ये आपका दूसरा था। तीसरा देखिए क्या है, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट, कि इसमें एक्सपेरिमेंट का क्या प्रयोग करेगा, कि इसमें किसी भी प्रयोगशाला चर के किसी प्रतिमान पर या आश्रित चर पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, कि जो भी व्यक्ति होगा, इसमें प्रयोगात्मक का मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से रिलेट कर रहा है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है, या एक दूसरे का क्या उन दोनों पे प्रभाव पड़ता है उस पे। इसमें किसी भी प्रयोगात्मक चर का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का या एक लोगों की समस्या का, उस समस्या का समाधान दूसरा व्यक्ति किस तरह से कर लेता है, उसके जो प्रतिमान होते हैं, उसकी जो समस्या होती है उस समस्या का दूसरा व्यक्ति किस तरह से उस पर आश्रित चर का मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से उन दोनों का संबंध है और किस तरह से वो एक दूसरे का समाधान कर पाते हैं। आश्रित चर पर प्रभाव, उनका क्या प्रभाव होता है और उन प्रभाव को वह किस तरह से अध्ययन करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट। हम समझ रहे हैं कि आपको एक एक बातें समझ में आ रही है। चौथा भाग देखिए क्या है, सहभागी का मतलब पार्टिसिपेटरी, कि वो एक दूसरे से किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं उस समस्या में। तो देखिए क्या है कि इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान करने वाला है, जो खोज कर रहा है या जो उस समस्या का समाधान करना चाहता है, कर रहा है, उसमें अनुसंधान स्थिति में कि आपकी किस तरह की स्थिति है, उस स्थिति में अनुसंधानकर्ता, जो खोज करने वाला व्यक्ति है, जो अनुसंधान करता है, वह ऐसा नहीं कि दूर दूर से या फिर उसमें उस स्थिति का वो पता लगाएगा, नहीं, उस समस्या में वो खुद इन्वॉल्व हो जाएगा, उस समस्या में वो खुद अपने आप को भी इन्वॉल्व करके। अब बच्चे से मान लीजिए कि बच्चों को कोई समस्या है, तो बच्चों की समस्या है या फिर कोई शिक्षक उस बच्चे को कोई समस्या दे दिया, तो बच्चे खुद अपनी उस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सहभागी में, कि एक शिक्षक उन बच्चों के साथ उस समस्या का समाधान खोजने के लिए उसमें खुद अपने आप को इंक्लूड होगा, खुद इसमें अपने आप को वो सहभाग होगा और सहभागिता अपना दिखा करके वो सभी बच्चों के साथ वो देखने का प्रयास करेगा कि समस्या को बच्चे किस तरह से खोज रहे हैं या उसका हल कैसे निकाल रहे हैं। तो अनुसंधानकर्ता अनुसंधान स्थिति में सहभागी के रूप में भाग लेता है, वो अपने खुद उसमें इन्वॉल्व होगा और भाग लेकर के तथा वस्तु की स्थिति, उस वस्तु की क्या स्थिति है उसको वह अपने प्रेक्षणों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है, अपने खुद के अनुभव से उसमें क्या क्या कमियां हैं या उसकी क्या समस्या है, उस समस्या को किस तरह से दूर बच्चे कर रहे हैं, या उसमें वो अपना खुद का ज्ञान अर्जित उसमें करता है, कुछ चीजें वो सीखने का प्रयास करता है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। तो ये मेरा क्या था, समस्या के स्वरूप के आधार पर भी ये 4 प्रकार के हमारे 4 प्रकार थे। तो ये आप एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरे वाले पे चलते हैं। इसके तीसरे प्रकार में हम लोग देखेंगे कि विशेषज्ञ की भूमिका के आधार पर, कि जो विशेषज्ञ होगा उसकी जो भूमिका होगी उस विशेषज्ञ की, उसके आधार पे क्या क्या है। तो सबसे पॉइंट बना करके हम आपको दे दिए हैं नोट्स में। कि सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, कि इसमें किसी संगठन की स्थिति का समय समय पर जांच किया जाता है। कि जैसे कोई भी अगर विशेषज्ञ इसलिए बनाए जाते हैं कि जो कुछ भी उनका संगठन इसलिए बनाया जाता है कि जो भी स्थिति होगी उस स्थिति का एक समय समय पर मतलब उसका जाँच किया जाना चाहिए, उसका जांच करके उसका पता किया जाना चाहिए कि जो भी हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उस अनुसंधान में जो समस्या है उस समस्या का निदान हो पा रहा है कि नहीं, उसका उपचार हो पा रहा है कि नहीं, तो उसका जांच किया जाता है, जिससे समय के साथ हुए परिवर्तन का पता चलता है। कि अगर एक विशेषज्ञ को इसलिए लगाया जाता है या उस अनुभवी व्यक्ति को इसलिए वहां पे समस्या का समाधान करने के लिए लगाया जाता है कि एक समय में उस समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस समस्या में जो उसकी जो समस्या है उस समस्या में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वह समस्या जो कुछ भी है वो और ज़्यादा जटिल होती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए विशेषज्ञ की भूमिका इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसके लिए यह बहुत ही महत्व रखता है। दूसरा देखिए क्या है, इसमें विशेषज्ञ को ऐसे साधन उपलब्ध कराते हैं, जो विशेषज्ञ होगा उस विशेषज्ञ को कुछ ऐसे साधन
उपलब्ध कराया जाता है जो अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है, कि उस साधन के लिए, उस साधन का उपयोग करके अन्य भी व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सकें, उसको भी उसका महत्व मिल सके, उससे भी वो लाभान्वित हो सके। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि इसमें छोटे प्रदर्शन समूह के साथ साथ, छोटा छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी समस्या है तो उसका एक ही बार हम समाधान करने का प्रयास करें, नहीं। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो अगर वो व्यक्ति अगर बीमार है तो उसका समाधान हम धीरे धीरे से करेंगे, उसकी बीमारी को हम धीरे धीरे से दूर करेंगे। किसी व्यक्ति की अगर, बालक की अगर समस्या है स्कूल जाने की, तो उसके विद्यालय जाने के लिए कुछ ऐसे हम सुविधा का व्यवस्था करेंगे, इससे ऐसी सुविधाओं को हम उसमें रखेंगे, जैसे धीरे धीरे उसको बस की व्यवस्था करेंगे, या धीरे धीरे उसको साइकिल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको मतलब विद्यालय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे, कुछ लो भावनापन देंगे। तो ये क्या है, तो उसके जो प्रदर्शन होगा उसका समूह के साथ साथ, उसका एक समूह तो बनाएंगे, उसके साथ साथ गहन अध्ययन करना पड़ता है उस समस्या का हल करने के लिए। जब तक से उसका गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक से उस समस्या को हम निदान उसका नहीं पा सकेंगे, उसका उपचार हम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें अध्ययन करना पड़ता है, जिससे सभी प्रकार से संबंधित जो भी उनके विषय होंगे, जो भी उस समस्या का विषय होगा, उस विषय के बारे में जैसे जैसे आवश्यकता होती है, उस समस्या का जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी, उस समस्या को हम खोजने का, उस समस्या से समाधान पाने का हम उसकी आवश्यकता होती है, उन्हें समूह के प्रतिपुष्टि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे उसकी समस्या होगी, उस समस्या से निकलने के लिए हमें जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें क्या हम प्रतिपुष्टि, उससे हमें कुछ ना कुछ मतलब समस्या जो है, उस समस्या से हम निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, उस समस्या का समाधान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी प्रतिपुष्टि के रूप में हम उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका रहा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के जो महत्व थे, इंपॉर्टेंस थे, इसका एक बार पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस महत्व में हम लोग जाने उसमें कि उसके क्या क्या महत्व होते हैं, उस महत्व को भी हम 3 भागों में बांट दिए। महत्व को पढ़े, महत्व के बाद फिर इनके हम प्रकार पढ़े, और प्रकार को हम 3 भागों में बांट दिए। पहला था लक्ष्य के आधार पर, दूसरा हमारा था समस्या के स्वरूप के आधार पे, और तीसरा हमारा था विशेषज्ञ की भूमिका के आधार पे। तो हम लोग आज क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व और महत्व के साथ साथ इनके जो प्रकार थे इसको हम लोग जाने, और इसके बाद अब हम लोग इनके लाभ क्या होते हैं और भी आगे की जो टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे जो नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो वीडियो पहले तो आप बेल आइकन, मतलब नए लोग अगर हों तो बेल आइकन आप दबा दीजिए, और बाकी अगर पुराने लोग हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, चैनल को आप लोग सपोर्ट किया करिए, वीडियो को लाइक आप लोग किया करिए, ताकि इससे आत्मबल बनता है और भी आगे प्रेरित होकर के आप लोग को कक्षाएं दी जा सके। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।